दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पति पहले से ही एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन फिर भी उसकी शादी उस सीधी सादी लड़की से कर दी जाती है और बाद में इस जबरदस्ती के रिश्ते का इतना भयानक अंजाम होता है कि सुनते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर भी किस्मत अच्छी न थी, क्योंकि बाबा शादी से पहले किसी लड़की को चाहते थे और उसी को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते थे, मगर उस लड़की के घर वालों ने उनका रिश्ता रद्द कर दिया। तब दादी ने बेटे की शादी अपने दूर पार के रिश्तेदारों में कर दी और यूं मेरी माँ उनकी बहू बन गई। शादी तो हो गई, मगर बाबा के दिल में तो कोई और बसी थी। उन्होंने अपनी दुल्हन को दिल से स्वीकार न किया। माँ और भाइयों के दबाव से मन मारकर कुछ साल पत्नी के साथ गुजार दिए, मगर अपनी पहली मोहब्बत को न भूल पाए। उस लड़की से जिसका नाम नंदनी था, वो अक्सर छुप छुप कर मिलते रहते थे। एक दिन जमाने की परवाह किए बगैर बाबा ने चुपके से नया घर माँ के नाम कराने के बहाने तलाक के कागजात पर साइन करा लिए। माँ बेचारी इतनी सीधी थी कि दादी यानी अपनी सास के कहने पर पुलिस थाने तक भी न गई और दादी ने माँ को उसी घर में रोके रखा। माँ ने भी यही सोचा कि कहाँ जाऊंगी, माँ बाप तो कोई थे नहीं, भाई अपनी अपनी पत्नियों के ही होकर रह गए थे। फिर बाबा की पहली मोहब्बत यानी नंदनी दोनों ने मिलकर कोर्ट मैरिज कर ली। नंदनी के बाबा और भाइयों को इस तरह अपनी लड़की के घर से भागकर शादी करने का बहुत रंज था और वो मेरे बाबा से बदला लेने की सोच रखते थे। 2 बार उनके सालों ने चाकू से वार भी किए जब भी वो कहीं रास्ते में उनको मिल जाते थे, लेकिन ईश्वर ने बचा लिया। अब बाबा को हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता था कि जरूर नंदनी के भाई किसी दिन उनसे बदला लेकर रहेंगे। इसी खौफ की वजह से नौकरी छोड़ नंदनी को लेकर किसी अनजान शहर में जा बसे। अब सिर्फ कभी कभी दादी से खुफिया तरीके से बात कर लेते थे, बाकी किसी से नाता न रखा। ये भी ना सोचा कि उनके बच्चे भी हैं, भला माँ से ही तो नाता तोड़ा था। उन्होंने दादी के सिवा किसी से भी कोई वास्ता न रखा। माँ बेचारी अपने जेठ की मोहताज हो गई। मेरे ताऊजी एक शरीफ और सज्जन इंसान थे। जब उन्होंने भाई की औलाद को भूख से बिलखते देखा तो परेशान रहने लगे। एक मामूली सी नौकरी थी और कम तनख्वाह में 2 परिवारों का गुजारा मुश्किल था। तभी नौकरी को छोड़ और पत्नी के जेवर बेचकर वो विदेश जाने की कोशिशों में लग गए। ताई जी नहीं चाहती थी कि कमाने की खातिर वो विदेश जाएं। वो लड़ झगड़ कर मायके चली गई। ताऊजी के ससुर और साले उनको समझाने आए, मगर ताऊजी फिर भी न माने, तो उन्होंने बात को इतना बढ़ा दिया कि नौबत तलाक तक पहुंचा दी। यूं ताई जी ने तलाक ले ली और हमारी खातिर ताऊजी का बसा बसाया घर बर्बाद हो गया। उनके 3 बच्चे थे, वो भी ताऊजी ने मेरी माँ के हवाले कर दिए। हम 3 बहन भाई और माँ यानी 4 सदस्यों का खर्चा ताऊजी के जिम्मे था। दादी भी जिंदा थी। उन्होंने किसी बेटे को अलहदा करने की इजाजत न दी। कहते हैं कि धीरेन्द्र ताऊजी की नीयत अच्छी थी। विदेश जाते ही उनको अच्छा रोजगार मिल गया और खूब कमाने लगे। वो हर महीने की 1 तारीख को दादी को पैसे भेजने लगे। वो घर की बड़ी थी, सारे कुनबे का खर्चा वही चलाती थी। हमें खबर न थी हमारा बाप कहाँ है और किस हाल में है। हम तो बच्चे थे, माँ के गमों को महसूस जरूर करते थे। उन दिनों मेरी उम्र 6-7 साल हो गई थी और मेरा भाई रोहित मुझसे सिर्फ 1 साल और 2 महीने बड़ा था। वो कुछ लापरवाह सा था, मगर मैं काफी समझदार और जिम्मेदार थी। हालात को जल्द समझ लेती थी। रफ्ता रफ्ता मुझको माँ का दुख समझ में आने लगा और मैं उनसे ज्यादा करीब हो गई। मम्मी को तो अपने मायके वालों की भी सपोर्ट हासिल न थी। वो इस उम्मीद पर जिंदगी के दिन गुजार रही थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो हमको संभाल लेगा। हमारे लिए दादी का इस उम्र में जिंदा होना ही ऊपर वाले का बहुत बड़ा इनाम था कि हम उनके फैमिली सिस्टम के साथ बंधे हुए थे। खाना एक जगह पकता और सबको एक सा मिलता था। 2 चाचा और भी थे, वो भी अपनी आमदनी दादी के हाथ पर रखते और ताऊजी भी हर महीने पैसे भेजते रहते। दादी बहुत देखभाल और इंतजाम से घर चलाती थी। हर किसी को जरूरत के हिसाब से जेब खर्च मिलता और सबके कपड़े बराबर प्राइस के ही खरीदे और सिलवाए जाते। यूं कह लें, बाप के होने ना होने का एहसास ही हमको नहीं हुआ
कि जरूरत की हर चीज हमें मिलती थी, किसी किस्म की तंगी न थी। बस माँ को ये एहसास जरूर सताता था कि वो और उनके बच्चे पति की नहीं बल्कि जेठ और देवरों की कमाई पर पल रहे हैं। बाबा ने कभी हम बच्चों की जिम्मेदारी का जिम्मा नहीं लिया और न कभी मिलने आए। पत्नी को तलाक देने के बाद ताऊजी ने अब दूसरी शादी ना की। हर बार जब छुट्टी पर आते दादी जरूर कहती कि धीरेन्द्र बेटा, अब तुम दोबारा से शादी करके घर बसा लो। मेरी जिंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं, तुमको घर बसाता देखना चाहती हूँ। मगर ताऊजी हर बार यही कहते कि माँ, कुछ और ठहर जाओ, मुझ पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ी रकम और जमा कर लूं तो हो जाएगी शादी भी। ताऊजी इस बार जब आए, दादी ने अपने रिश्तेदारों में एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की से उनकी शादी करा दी। शादी के बाद ताऊजी अपनी नई दुल्हन के साथ सिर्फ 1 महीना रह सके कि छुट्टी खत्म हो गई तो वापस विदेश चले गए। ताऊजी के जाने के बाद ताईजी सपना बहुत उदास रहने लगी। उन दिनों में 8वीं और रोहित 10वीं में था। जरूरत की हर चीज सपना ताई मेरे भाई से मंगवाती थी। वो रोहित के साथ खूब बातें करती क्योंकि मेरा भाई बहुत बातूनी था। रोहित की कंपनी से ताई का दिल बहला रहता था, मगर सपना को ताई बुलाने से झिझक आती थी क्योंकि उनकी उम्र 18-19 साल थी और ताई कहना उन पर जचता ना था। मैं तो उनको सपना कहकर ही बुलाती थी, जबकि रोहित सिर्फ सपना और कभी सपना ताई भी कह देता, लेकिन कहने पर वो बुरा मान लेती। तुम्हारा ये ताई बुलाना मुझ पर जचता नहीं है, तुम लोग मुझको सिर्फ सपना ही कहकर बुला सकते हो। जब सपना का दिल तन्हाई से घबराता वो मुझे और रोहित को अपने कमरे में बुला लेती। मेरा मसला ये था कि मुझको ज्यादा बातें करना पसंद न था। स्कूल से आकर माँ के साथ काम कराती और फिर पढ़ने बैठ जाती, जबकि रोहित निकम्मा और लापरवाह किस्म का बातूनी लड़का, जिसको पढ़ने से ज्यादा इधर उधर फिरने और वक्त बर्बाद करने से काम था। बस उसकी सपना ताई से बन गई और वो घंटों उनके कमरे में बैठा रहता, हर वक्त अपना वक्त बर्बाद करता रहता। माँ भी उसको कुछ न कहती कि कहीं सपना बुरा ना मान जाए। वक्त यूं ही गुजरता रहा। किसी तरह भाई ने मैट्रिक पास कर लिया। अब वो कॉलेज जाने से भी जी चुराने लगा, आए रोज छुट्टी कर लेता। आखिरकार उसने कॉलेज को छोड़ दिया क्योंकि उसको पढ़ाई में दिलचस्पी थी ही नहीं। अब उसका सारा वक्त अपनी ताई के कमरे में गुजरता, उनके साथ हंसता बोलता, जिससे उसका जी बहल जाता था। उन्हीं दिनों बुआ जी की शादी हुई। ताऊजी शादी पर दुबई से आए, लेकिन छुट्टी खत्म होते ही वापस चले गए क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी, मगर बगैर छुट्टी के रुकते तो नौकरी चली जाती। रोहित उस वक्त कच्चे जहन का नासमझ लड़का था। बाप का हाथ सर पर न था, इसलिए खुद ही सर हो गया था। माँ का कहना नहीं मानता था, सिर्फ ताऊजी का ही लिहाज था। चाचा यूं भी उसको कुछ ना कहते कि महसूस न कर ले कि बाप मौजूद नहीं है तो चाचा डांटते और टोकते हैं। चाचा सुबह ऑफिस चले जाते, इसलिए घर में सामान भी रोहित ही लाता और बाकी वक्त सपना ताई के कमरे में गुजारता रहता। उनके कमरे में नया नया टीवी था जिसमें ज्यादा चैनल आते थे। वहां टीवी देखता या फिर सपना को नई नई बॉलीवुड फिल्मों की सीडी लाकर देता और दोनों फिल्में देखकर वक्त पास करते। दादी नई नवेली बहू को कुछ न कहती कि दुल्हन बगैर दूल्हे के ससुराल में रह रही है, उसका जी बहला रहे। किसी को खबर न थी कि सपना की शादी से पहले किसी और लड़के से जान पहचान थी। वो लड़का आवारा किस्म का था और उनके मोहल्ले का था। सपना के बाबा उसको नापसंद करते थे। ताऊजी होते तो शायद उनकी दुल्हन की हिम्मत ना होती। अब तो तन्हाई की मुसाफिर थी। मेरे भाई के साथ दोस्ती बनाकर उन्होंने उसको अपना हमदर्द बना लिया, जिसका किसी को पता भी न चल सका। रोहित भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से उनके घेरे में आ गया। उसको खूब रुपया पैसा जेब खर्च देकर अपनी तरफ कर लिया। वो बेवकूफ भी ताऊजी से गद्दारी करके सपना का राजदार बन गया। अब ताई सौदा लाने के बहाने रोहित को जहां भेजती तो वो हुक्म के गुलाम की तरह दौड़ा जाता। समझते कि ताई जी का काम है, ये ना करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन कौन जानता था कि ये शातिर लड़की इससे क्या काम ले रही है। सभी ये समझते कि चलो दुल्हन का जी बहलाता रहता है, रोहित से हंस बोल लेती है तो कोई बात नहीं। दादी उसको बहुत चाहती थी, वो दादी की जान था। उसकी हर बात मानती और हर फरमाइश पूरी करती थी। यूं उसका मिजाज बिगड़ गया। माँ की वो कोई बात ना मानता, जिसकी वजह से माँ परेशान रहने लगी थी।
जब दादी का स्वर्गवास हो गया तो मंझले चाचा की पत्नी ने अलहदा घर में रहने की ख्वाहिश कर डाली। वो पति को लेकर अलग हो गई तो उस पर छोटी चाची ने भी ख्वाहिश की कि आंगन के बीचों बीच दीवार उठाकर हमको भी अलहदा करो ताकि सुकून से रहे। अब आधा घर दीवार के इधर, आधे में हम और सपना ताई रह गए। ताई सपना का बस न चलता था कि वो भी अलहदा हो जाए, मगर अकेले होने की वजह से साथ रहने पर मजबूर थी। इतनी ख्वाहिश जरूर की कि आंगन के आधे हिस्से में दीवार होनी चाहिए और दरवाजा भी बना दो कि आना जाना रहे और घर एक ही मालूम हो। उन्होंने किचन भी एक रहने दिया ताकि मेरी माँ और हम बहनें ही खाना पकाएं और वो किचन के बखेड़े में न पड़े। माँ ने सपना की बात मान ली क्योंकि घर में कमाता तो उनका पति ही था और हम उनकी कमाई खाते थे। माँ को हर हाल में अपनी जेठानी को खुश रखना था। सपना की जेब खर्च की रकम हर महीने ताऊजी उनको अलहदा भिजवा देते थे। ये रकम वो जैसे चाहे खर्च करती थी। अच्छी खासी रकम हर महीने मिल जाती तो रोहित को भी ऐश करा देती। जो चीज वो चाहता दिलवा देती। दादी की मृत्यु के बाद उनका कमरा रोहित को मिल गया। कमरा सपना ताई के कमरे के साथ ही था। सपना ने माँ से कहा कि मुझे अकेले सोने से डर लगता है, रोहित रात को मेरे कमरे में सोया करे तो मुझे डर ना लगेगा। माँ ने भाई से कहा कि तुम अपनी ताई की तरफ जाकर सो जाया करो। शादी के बाद सपना काफी दिलेर और आजाद ख्याल हो गई। पति के बाद सास के ना होने से उसे और भी आजादी मिल गई थी। मेरे भाई को भी लालच देकर उसने अपनी तरफ कर रखा था। वो किसी ना किसी बहाने अब रोहित के साथ घर से भी बाहर जाने लगी। कभी शॉपिंग के लिए बाजार और कभी किसी सहेली के घर का कहकर माँ उससे डरती थी कि कुछ कहा तो कहीं अपने पति को हमारी शिकायतें न लिख भेजे। उसे ये हुआ कि रोहित भी सपना का गुलाम बन गया और हमारे हाथों से निकल गया। एक दिन चोरों का बहाना बनाकर सपना ताई ने आधी आधी उठी आंगन वाली दीवार को भी ऊंचा करके अपने हिस्से को पूरी तरह से हमसे बंद कर दिया और मेरा भाई जो लालची और खुदगर्ज हो चुका था वो हमेशा के लिए उनकी तरफ वाले हिस्से में जा बसा। हमको इस बात का बहुत एहसास हुआ था कि रोहित हमको छोड़कर सपना ताई की तरफ चला गया है। बेशक वो अकेली थी मगर हम भी तो अकेले थे। घर में मर्द तो सिर्फ भाई ही था। हमारी तरफ भी आता था मगर जैसे पहाड़ों के उस पार की तरह आंखों से ओझल हो चुका था। सपना ताई उसको जेब में अच्छी खासी रकम डालती रहती। यही नहीं, अच्छे कपड़े और खाने की और भी बहुत सी चीजें देती तो रोहित उधर का ही होकर रह गया। मेरी माँ की उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। अब लोग सपना और रोहित के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। हमारे बाप का तो पता न था। हम सब रोहित के सहारे और उम्मीद पर जी रहे थे। वो भी हमसे दूर हो गया। उसको माँ का तो क्या, मोहल्ले वालों की भी शर्म न रही कि वो कैसी कैसी बातें बनाते हैं। अपने ताऊजी को भी भूल गया कि जिन्होंने हमारी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिसके बारे में ताऊजी को कुछ लिखने से भी मजबूर थी। इधर सपना के हौसले बढ़ते जा रहे थे। वो अब घर में आजाद थी। अपनी आरजू को पूरा करने की खातिर वो रोहित को साथ लिए फिरती और वो नादान ताई की चालों का खिलौना बना हुआ था। आखिरकार मंझले चाचा ने इस राज का खोज लगा लिया। जब मोहल्ले वालों ने आकर उनको होशियार किया तो उनको तहकीकात करने की लगी। तब मालूम हुआ कि सपना अपने मोहल्ले के किसी लड़के से मिलती है जिसको वो शादी से पहले पसंद करती थी। एक दिन मंझले चाचा ने सपना को इसी नौजवान के साथ सिनेमा हॉल से निकलते देख लिया, जबकि रोहित सिनेमा से करीब एक होटल में बैठकर सपना के आने का इंतजार कर रहा था। चाचा ने घर आकर रोहित की पिटाई की तो उसने कहा, चाचा मैं मजबूर था। सपना ताई कहती थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ और बहनों की झूठी शिकायतें तुम्हारे ताऊजी को लिख भेजूंगी। वो तुम सबको घर से निकाल देंगे और खर्चा भी बंद कर देंगे। तब तुम क्या करोगे? तभी मैंने उस मामले को माँ से भी छुपा कर रखा कि ताईजी अपने पुराने चाहने वाले से मिलती है। बहरहाल मंझले चाचा ने ताऊजी को पूरी दास्तान लिखकर आगाह कर दिया। उन्होंने विदेश से ही सपना ताई को तलाक के कागजात भिजवा दिए, मगर हमको भी रोहित की बेवकूफ़ी की सजा मिली कि उन्होंने माँ को भी उस खेल में शामिल समझा। हमसे इस कदर बददिल हो गए कि हमारा खर्चा बंद कर दिया। ताऊजी और मंझले चाचा ने माँ से कहा कि अगर रोहित यहाँ रहेगा तो तुम सब भी घर छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना इसको इसके बाप के पास जाने का कहो। आखिर उसका भी तो कुछ फर्ज है कि अपनी औलाद का खर्च उठाए। अब माँ ने दिल पर पत्थर रखकर रोहित को उसके बाप के पास चले जाने का कहा और चाचा ने रोहित को पता बता दिया जहां मेरे बाबा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते थे।
रोहित वहां पहुंचा तो बाबा ना मिले, क्योंकि वो तो काफी सालों पहले वहां से चले गए थे। अलबत्ता मोहल्ले वालों ने बताया कि जिस लड़की को भगाकर उसके साथ शादी करके यहाँ लाए थे, उसके माँ बाप और भाइयों ने आखिरकार यहाँ का पता लगा लिया और वो अपनी लड़की को ले गए और तुम्हारे बाबा को अधमरा करके डाल गए। बाद में उस लड़की ने भी अदालत में अपने बाप और भाई के हक में बयान दिया कि इस व्यक्ति ने मुझे बहला फुसलाकर अगवा किया था और जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया था। वो अपने माँ बाप की तरफ हो गई और तुम्हारे बाबा को जेल हो गई। वो अब भी जेल में है। रोहित ये सुनकर हमारी तरफ भी न लौटा, न जाने किधर निकल गया। यूं हमारे बाबा के किए की सजा हमको मिली और आज तक मिल रही है। हमारे हिस्से की जायदाद मंजिले चाचा ने खरीद ली और हमको उस रकम से दूसरी जगह मकान खरीद कर दे दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से आज ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद नौकरी कर ली और अपनी माँ और बहनों की हालत का बोझ उठा लिया। माँ आज भी रोहित भाई का इंतजार करती है और बस हर वक्त यही कहती है कि ईश्वर किसी भी लड़की को ऐसा पति न दे और ना ही किसी को ऐसा बाप दे जिसको अपनी औलाद का एहसास तक ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा है वो भी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।